दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएसआई की सीरीज़ लेके आए हैं। साथ ही साथ उसी में ही, चाहे वो हिंदी की हो, कल मेरी आपको उत्तर प्रदेश की एक सामान्य ज्ञान से परिचित एक वीडियो मिल चुकी है। आज मैं जो लेके आया हूँ, कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मनोविज्ञान की सीरीज़ लेके आइए, क्योंकि आज जल्द ही 2 से 3 महीने बाद टेट होने वाला है, या टेट होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्द ही। क्योंकि आपको पता होगा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के कई ऐसे निर्देश आए हैं कि जो संविदा वाला कानून आया था, जिसके प्रति लोगों ने फिर 17 अगस्त को बहुत ही व्यापक स्तर पर बेरोजगारी दिवस मनाया। उसके कारण आज 18 सितंबर को एक बहुत ही, एक तरीके से मान लीजिए, यूपी कैबिनेट में योगी सरकार ने ये कह दिया है कि वो संविदा कानून नहीं है, वो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। और साथ ही साथ भर्तियों का ब्यौरा दे दिया है कि उन्होंने कितने विभागों में कितनी भर्तियां करी हैं। लगभग 3 लाख भर्तियों का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ आगे भविष्य में कि 3 महीने के अंतर्गत जो भी रिक्त भर्तियां हैं, उनका विवरण सहित 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो चूंकि सरकार का अंतिम समय चलना शुरू हो गया है, तो अब सभी योजनाएं भी व्यापक स्तर पर होंगी। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई में व्यवधान न करते हुए बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा विभाग में जल्द ही एक बहुत बड़ी व्यापक भर्ती 50 से 60 हजार की आने वाली है। तो ऐसा सुनहरा मौका आपसे छूट ना जाए, इसलिए आप अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से चालू रखिए। ठीक है। तो पहली चीज बात कर रहा हूं आज मैं कि मनोविज्ञान के विकास के क्रम की, कि मनोविज्ञान के विकास का क्रम। आज का टॉपिक आपको मनोविज्ञान के विकास का क्रम से कम 1 या 2 नंबर आपको टेट में जरूर दिलाएगा। इसलिए आज बहुत ही ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है। मनोविज्ञान के विकास के क्रम में मैं बात करूं कि मनोविज्ञान को भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग विज्ञान माना है। और सबसे पहले इसको चार विज्ञान के रूप में विभाजित किया है। कौन कौन सा विज्ञान माना है? देखिए, नंबर 1 अगर कहें तो इसको माना है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले इसको माना गया आत्मा का विज्ञान। नंबर दूसरा इसको माना गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। नंबर तीसरा इसको माना गया चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। और नंबर 4 इसको माना गया व्यवहार का विज्ञान। क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान। तो 4 विज्ञानों में विभाजित किया गया कि सबसे पहले 16वीं शताब्दी तक इसको माना गया मन या आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी तक इसको माना गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 18वीं शताब्दी कह लीजिए या 19वीं शताब्दी के अंत तक इसको माना गया चेतना का विज्ञान। और फिर 20वीं शताब्दी से जो है इसे क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान, जो अभी तक माना जा रहा है। अब देखो, मैं बात करूं कि आत्मा के विज्ञान की, तो आत्मा के विज्ञान को मानने वाले जो थे वो एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आत्मा का विज्ञान किसने माना और कौन से मनोवैज्ञानिकों ने सहयोग किया, क्या क्या इनके बारे में विस्तार से एक एक मनोविज्ञान को लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आत्मा के मनोविज्ञान की। देखिए, तो सबसे पहले अगर लिख लें आप आत्मा का मनोविज्ञान, तो देखिए आत्मा के मनोविज्ञान को मानने वाले जो थे या जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान है, उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। और ये जो अरस्तु है वो आपके किस देश के थे? तो अरस्तु जो है ये यूनान के निवासी थे। कहाँ के थे? यूनान देश के निवासी थे। उन्होंने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान है। अब ये जो अरस्तु ने एक बात, और इनके सहयोगी कौन कौन से थे? इनके सहयोगी आपके थे अरस्तु, प्लूटो, डेकार्टे और रूडोल्फ गोल्काय। ठीक। तो अरस्तु ने आत्मा का मनोविज्ञान माना और इनके सहयोगी कौन कौन से हुए? ये इनके सहयोगी हैं
प्लूटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोल्काई। अब एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले जो ये रुडोल्फ गोल्काई हैं, इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है जो कि 1590 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया इनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। और अभी जो 69,000 भर्ती पेपर हुआ है उसमें ये पूछा भी गया था कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है, तो साइकोलॉजिया पुस्तक किनकी है? रुडोल्फ गोल्काई की। इन्होंने 1590 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिख ली थी साइकोलॉजिया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने इस पुस्तक में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का किसने किया? तो वो रुडोल्फ गोल्काई ने किया। और किस पुस्तक में किया? साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में वर्णित किया। अब एक बात आता है, एक क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे? तो सबसे पहले मनोविज्ञान का विभाजन आत्मा के विज्ञान में करने वाले कौन है? अरस्तु। तो इन अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। लेकिन अब एक बात आपको समझनी होगी, वो ये कि मनोविज्ञान पहले स्वतंत्र विषय नहीं था और मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु है, लेकिन ये कहां से आई? तो मनोविज्ञान की जो जननी है वो मनोविज्ञान की जननी कहलाती है क्या? दर्शन शास्त्र। क्या कहलाती है? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। पहले मनोविज्ञान नहीं था, पहले क्या था? दर्शन शास्त्र था। और उस दर्शन शास्त्र में क्या होता है? दर्शन शास्त्र में आत्मा का मिलन परमात्मा से कराया जाता है। अर्थात इस दर्शन शास्त्र में तीन बातें होती हैं। एक क्या होता है? आत्मा। दूसरा क्या होता है? परमात्मा। और तीसरा क्या होता है? ब्रह्म। मतलब इस दर्शन शास्त्र में इन तीन बातों पर विशेष जोर दिया जाता है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना, और आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। लेकिन अरस्तु ने यह कहा कि चूंकि इन्होंने आत्मा का मनोविज्ञान माना है, तो इन्होंने कहा कि आत्मा का मिलन परमात्मा नहीं, इन्होंने कहा कि मनुष्य को समझने की कोशिश करनी है। किसको समझने की कोशिश करनी है? मनुष्य को समझने की कोशिश करनी है। और मनुष्य को समझने में अगर किसी को समझना है तो वो किसको समझना है? आत्मा। आत्मा पर बल दिया। इन्होंने कहा अगर हमने आत्मा को समझ लिया तो हम उस पूरे मनुष्य के मनोविज्ञान को समझ लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा को मनोविज्ञान कहा। लेकिन एक बात समझिए कि कोई भी सूचनाओं का जो हमारे मस्तिष्क से या उस समय के अनुसार जो अरस्तु सोचते थे, वो ये कहते थे कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उन ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए हमारे पास जो ये पांच इंद्रियां हैं, हमारी ये जो पांच इंद्रियां हैं या जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, वो आप जानते हैं कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें जो सूचना प्राप्त होती है, वही सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। लेकिन चूंकि अरस्तु ने इस मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना, तो उन्होंने कहा कि इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली सूचना हमारे आत्मा तक पहुंचती है और आत्मा ही वो सूचना का पूरे हमारे शरीर में संचारण करती है। इसलिए जो पूरा मनोविज्ञान अगर हमें समझना है, मनुष्य की पूरी गतिविधियां समझनी है, तो उसके लिए हमें आत्मा को समझना होगा। और इसीलिए इन्होंने बार बार जोर किस पर दिया? आत्मा पर दिया। तो अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना, और अरस्तु को ही मनोविज्ञान का क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। और मनोविज्ञान की जननी अगर कहें तो वो क्या है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने किया। किस पुस्तक में किया? साइकोलॉजिया पुस्तक में किया। अब एक बात आप समझिए, एक थे केलर। क्या थे? केलर। इन केलर ने यह कहा कि जो मनोविज्ञान है, इन्होंने अपनी पुस्तक
एक लिखी है साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजी। उस साइकोलॉजी में इन्होंने कहा है कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की क्या है, जननी है। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, और अरस्तु जो है मनोविज्ञान के जनक है। अरस्तु कौन है, मनोविज्ञान के जनक है। ये कहने वाले कौन हुए, केलर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब केलर के बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रूडोल्फ, जिनका नाम है गैरेट। जिनका नाम क्या है, गैरेट। देखिए गैरेट ने क्या कहा, गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। किससे, और लोगस। साइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ इन्होंने बताया आत्मा और लोगस का अर्थ बताया अध्ययन। लेकिन साइकोलॉजी शब्द अगर पूछा जाए तो साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वो ग्रीक या यूनान शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि साइकोलॉजी कैसा शब्द है, ग्रीक, यूनानी, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत, तो साइकोलॉजी शब्द तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन साइकी और लोगस जो शब्द है वो ग्रीक या यूनानी शब्द है। अब एक बात समझिए, साइकोलॉजी साइकी और लोगस से मिलकर बना है, तो इसका मतलब साइकी माने होता है आत्मा, लोगस मतलब होता है अध्ययन, तो इसका मतलब आत्मा के अध्ययन को ही क्या कहेंगे, मनोविज्ञान कहेंगे। तो आत्मा के अध्ययन को ही क्या बोलेंगे, मनोविज्ञान कहेंगे। तो गैरेट ने यह बताया कि आत्मा और के अध्ययन को ही क्या कहेंगे, मनोविज्ञान बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे अंत तक 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ कि जो अरस्तु ने यह बात कह रहे थे कि मनोविज्ञान गलत सिद्ध हुई, तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है कि देखिए, अगर आप किसी को विज्ञान कहते हैं, किसी को भी अगर आप विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान आप जानते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। विज्ञान की परिभाषा है सरल शब्दों में कि किसी चीज के या किसी भी माध्यम के सतत और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और जिसकी दो शर्तें होती हैं, जो कि मूर्त रूप हो और साथ ही साथ आप जिस पर प्रयोग कर सकते हो। विज्ञान उसको ही तो कहते हैं जो कोई वस्तु मूर्त रूप हो और जिस पर आप प्रयोग कर सकें। लेकिन आप जानते हैं कि आत्मा ना तो मूर्त है, क्यों, ना तो आत्मा दिखाई देती, ना तो आत्मा का कोई रंग है, ना रूप है, ना आपको आत्मा दिखाई देती है। तो इसका मतलब आत्मा मूर्त तो हुई नहीं, आत्मा मूर्त नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मूर्त नहीं है, जब दिखती नहीं है, तो आप उस पर प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर आप ना तो मूर्त है, ना दिखती है, ना प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब आत्मा का जो मनोविज्ञान माना है अरस्तु ने, तो फिर आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं हुआ। आत्मा का विज्ञान जो माना है वो फिर आत्मा का विज्ञान नहीं हुआ। इसलिए 16वीं शताब्दी के अंत तक जो अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, वो गलत साबित हो गया। अब इसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं, जो आपने बताया था मैंने प्रारंभ में कि मनोविज्ञान को फिर द्वितीय में मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है। तो दूसरी बात करते हैं कि मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना गया है। अब मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है, और इसको मानने वाले या बताने वाले कौन है, उनका नाम है पोम्पोनोजी। उनका नाम क्या है, पोम्पोनोजी। और ये पोम्पोनोजी जो है ये कहां के हैं, ये हैं इटली के। पोम्पोनोजी कहां के हैं, इटली के हैं। इनके अनुसार इन्होंने ये कहा
कि जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो शुरुआत में बताई थी, जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इन्होंने ये कहा, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, अरस्तु ने तो ये कहा था कि वो आत्मा में केंद्रीकरण होता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो इन ज्ञानेंद्रियों से आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो आत्मा में केंद्रीकरण ना होके कहां केंद्रीकरण होता है, आपके मस्तिष्क या मन में केंद्रीकरण होता है। इनसे जो भी आपको सूचना या ज्ञान प्राप्त होता है वो आपके सीधे सीधे मस्तिष्क और मन में जाता है, और उसके बाद आप जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं वही मनुष्य के व्यवहार को प्रदर्शित करते हुए उसका ही आंकलन कर लिया जाता है और उससे ही आपकी स्टडी करी जाती है। तो इन्होंने ये कहा कि ज्ञानेंद्रियों से जो आपको सूचना प्राप्त होती है वो आपके मन और मस्तिष्क में जाती है। लेकिन एक बात और आती है कि जो दर्शन शास्त्र है, आपको पता चल चुका है कि मनोविज्ञान की जननी या उत्पत्ति किससे हुई, दर्शन शास्त्र से हुई। तो दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, और पहला एक भारतीय दर्शन शास्त्र, और जो दूसरा है उसको कहते हैं पश्चिमी दर्शन शास्त्र। तो जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें मन, उसमें कहते हैं मन माना गया है। उसमें भारतीय दर्शन शास्त्र में आत्मा को, भारतीय दर्शन शास्त्र में आत्मा को मन माना गया है, लेकिन पश्चिमी दर्शन शास्त्र में आत्मा को मस्तिष्क माना गया है। क्या माना गया है? मस्तिष्क माना गया है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र में आत्मा को मन माना गया है, लेकिन पश्चिमी दर्शन शास्त्र में आत्मा को मस्तिष्क माना गया। इसलिए जो भी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं वो आपके मन या मस्तिष्क में पहुंचती हैं। अब यही कारण है कि अब आप जितना भी, जब भी साइकोलॉजी में आएंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो जहां जहां मन आए उसका मतलब क्या होगा? मस्तिष्क होगा। ठीक है। आपको एक बात और पता होगी कि मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड, एक नाम है सिगमंड फ्राइड, एक मनोवैज्ञानिक है। ये सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, या मस्तिष्क की 3 अवस्थाओं में 3 प्रकार के मन माने हैं। एक अचेतन मन कहा है इन्होंने, एक अर्धचेतन मन का है। ये पूरा मैं आपको सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं इन्होंने 3 मन माने हैं कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, या मस्तिष्क में 3 प्रकार के मन निवास करते हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। ठीक है। तो पश्चिमी जो दर्शन शास्त्र है उसमें आत्मा को क्या माना गया है? मस्तिष्क माना गया है। तो अब अगर मस्तिष्क माना गया है तो जितनी भी सूचनाएं हुई वो सब आपके कहां निवास कर रही हैं? मस्तिष्क में आ रही हैं, और मस्तिष्क के अनुसार पर आप कोई क्रिया या प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो पोम्पोलॉजी थे, इन पोम्पोलॉजी के अनुसार जो साइकोलॉजी हुआ, इन्होंने भी इसको 2 शब्दों में विभाजित किया। इन्होंने भी साइकोलॉजी को 2 शब्दों में विभाजित किया, एक साइकी और दूसरा लोगस। एक किया इन्होंने साइकी और दूसरा लोगस। तो इसमें साइकी का अर्थ क्या हो गया? मन या, और लोगस का अर्थ क्या हो गया? अध्ययन। तो पोम्पोलॉजी के अनुसार मन या मस्तिष्क का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन एक बात समझिए आप, 17वीं शताब्दी के अंत तक यह भी कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि मन भी, आपको पता है कि मन, अगर आप इसको मन का विज्ञान मान रहे हैं तो फिर मन भी आप जानते हैं कि अमूर्त है। मन भी मूर्त नहीं है भाई। मन किसी को दिखता है? कोई कहता है मन चलायमान होता है, मन इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। कुछ देर आप किसी बारे में सोच रहे होते हैं, कुल अगले ही पल किसी और के बारे में सोचने लगते हैं। तो मन भी स्थिर नहीं है। तो इसका मतलब मन भी अमूर्त है, और अगर कोई चीज अमूर्त है तो फिर आप उस पर प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए 17वीं शताब्दी के अंत तक ये कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है वो भी फ्लॉप साबित हो गया। अब अगला जो विज्ञान आता है उसको कहते हैं चेतना का विज्ञान, या चेतना अनुभूति का विज्ञान।
तो अगला आप डाल लीजिए कौन सा विज्ञान हो गया, चेतना का विज्ञान या चेतना अनुभूति का विज्ञान। चेतना या चेतना अनुभूति का विज्ञान। जैसे आपने पढ़ा था कि आत्मा का विज्ञान बताने वाले अरस्तु थे, उनके सहयोगी प्लूटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोल्काय थे। इसी तरीके से मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मन या मस्तिष्क को मानने वाले वैज्ञानिक थे उसमें पोम्पोनोजी मैंने आपको बता दिए थे, एक बार आप लिख लीजिए कि उसमें जो मन और मस्तिष्क में बताने वाले मनोवैज्ञानिक में मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो बताया था आपको, उसमें पोम्पोनोजी थे। ये तो प्रवर्तक ही है पोम्पोनोजी, और इनके कुछ सहयोगी भी हैं। एक है जॉन लॉक, इसके बाद एक सहयोगी है रीचेरी, और इसके बाद एक और सहयोगी है, वो तो एक है बर्कली। ये पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि बर्कली ने किस मनोविज्ञान को माना है, आत्मा का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है, या चेतना का मनोविज्ञान माना है, या आपका व्यवहार का विज्ञान माना है। तो आपको ये पता होना चाहिए पोम्पोनोजी तो इसके प्रवर्तक ही है मानने वाले, लेकिन जॉन लॉक, रीचरी और बर्कली जो है इसके सहयोगी हैं, ठीक, या मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले प्रवर्तक या मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक। अब नंबर तीसरा आता है चेतना का विज्ञान, कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। ये आपका कब माना गया, 18वीं शताब्दी में, लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक, क्या माना गया, चेतना का विज्ञान माना गया। और इसमें हुआ क्या, देखिए सबसे पहली बात आती है कि मानने वाले प्रवर्तक कौन है। तो चेतना का विज्ञान जो बताने वाले हैं उनका नाम है विलियम वुंड। इनके नाम से आप भली भांति परिचित भी होंगे और सुना भी होगा कि विलियम वुंड कौन है, विलियम वुंड। और ये रहने वाले कहाँ के थे, ये रहने वाले थे जर्मनी के। और इनके सहयोगी कौन कौन से थे, एक थे विलियम जेम्स, इनका भी नाम आपने सुना है, विलियम जेम्स। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, और विलियम वुंड को प्रथम मनोविज्ञान शाला के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। भी पूरी बात इसमें सुनेंगे। तो विलियम वुंड ने चेतना का मनोविज्ञान माना, ये प्रवर्तक है। इनके सहयोगी विलियम जेम्स हुए, इसके बाद जेम्स सल्ली, और एक और है वाइस या बायर, ठीक। तो विलियम वुंड जर्मनी के हैं और विलियम जेम्स आपको बता दें अमेरिका के हैं। कहां के हैं, अमेरिका के हैं। और विलियम वुंड को जर्मनी का मनोवैज्ञानिक जनक भी माना जाता है, और विलियम जेम्स को अमेरिका के मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम जेम्स हो गए, विलियम वुंड इनके प्रवर्तक, विलियम जेम्स सल्ली और वाइस या बाइब हो गए। अब सबसे पहली बात आती है कि आखिर चेतना होती क्या, किसको कहते हैं चेतना, किसको मानोगे आप चेतना। तो देखिए चेतना के लिए सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि चेतना क्या होती है, चेतना होती है आपकी मानसिक स्थिति का, आपकी मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। क्या होता है, आपकी मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। अब मैं 3 बातें लिखने जा रहा हूं, आप जरा विचार विमर्श करना। एक मैंने लिखा है भावना, एक लिखा है मैंने अनुभूति, और एक मैंने लिखा है संवेदना। एक लिखा है भावना, नंबर दूसरा लिखा है अनुभूति, नंबर तीसरा लिखा है संवेदना। सबसे पहली बात समझते हैं भावना क्या होती है। तो भावना क्या होती है, भावना होती है जो विचार आपके आते हैं। देखिए जैसे आप कोई चीज देखते हैं सर्वप्रथम, जैसे मान लो आपने घोड़ा देखा या हाथी देखा,
तो घोड़ा या हाथी देखते ही आपके मन में कुछ तो विचार आते हैं, उसके रंग रूप को देख के, उसकी चाल को देख के, उसके आकार को देखकर आप एकदम आपके मस्तिष्क में सर्वप्रथम कुछ विचार आते हैं कि नहीं आते? तो जो भावना क्या होता है, भावना तो होती है विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का आंतरिक रूप भावना होती है। आपने देखा भी होगा, कई लोग कह देते हैं अरे तुम मेरी भावना नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता मेरी भावना नहीं समझ रहे, भावनाओं पे जाओ मेरी, ठीक है, मेरे शब्दों पे मत जाओ, मेरे भावनाओं पे जाओ। तो भावना का मतलब होता है विचारों का आंतरिक रूप। अब कोई आदमी तुम्हारे विचार भावना पर कैसे चला जाए, अब आंतरिक रूप से आप क्या सोच रहे हो किसको क्या पता। तो इसलिए भावना का आंतरिक रूप, ठीक। अनुभूति क्या होती है, अनुभूति जैसे कहते हैं एहसास, कहते हैं कि मुझे इस चीज का एहसास हुआ, मुझे ये चीज महसूस हुई। तो जो अनुभूति होती है उसको एहसास कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हो आप, एहसास। संवेदना, इसी संवेदना को एक तरीके से आप चेतना कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको चेतना कह सकते हैं तो मैंने ये लिख दिया कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है या संवेदना कहलाता है। या आप कह लीजिए आपको संवेदना कब होती है, जो ज्ञानेंद्रियां आपने पढ़ी, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, तो जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको किसी चीज का जो प्रथम ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रथम ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो प्रथम ज्ञान होता है उसी को संवेदना या चेतना कहते हैं। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि विलियम वुंट ने चेतना को के विज्ञान को माना, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। और दूसरी चीज इन्होंने क्या किया कि चेतना किसको कहते हैं, इन्होंने कहा जो मानसिक स्थिति का आपका आंतरिक रूप होता है या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको जो प्रथम ज्ञान हुआ। अब देखो आपका अगर जो ज्ञान हुआ है आपको, तो उस ज्ञान के आधार पर आप कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करोगे, और अगर आप उसका प्रदर्शन करोगे तो उस प्रदर्शन को आप किसी ना किसी प्रयोग के माध्यम से उस पर प्रयोग कर सकते हो। तो अब एक बात आती है यहां से कि मनोविज्ञान में इसीलिए और यहीं से क्या हुआ कि विलियम वुंट जो है, इन विलियम वुंट ने सबसे पहले 1879 में एक लिपजिंग में, एक शहर है लिपजिंग, लिपजिंग में सबसे पहले प्रथम मनोविज्ञान शाला, प्रथम मनोविज्ञान शाला कह लीजिए या प्रयोगशाला कह लीजिए, इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना की। कहां पर की, लिपजिंग एक शहर है, उस लिपजिंग शहर में इन्होंने सबसे पहले लिपजिंग शहर के, इसको लिपजिंग शहर के ही विश्वविद्यालय में है लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसको अब एक तरीके से कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से अब जाना जाता है वर्तमान में। और विलियम वुंट जो थे वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर थे। तो इन्होंने 1879 में लिपजिंग शहर के या लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसमें प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना की। अब अगर ये मनोविज्ञान शाला की स्थापना इन्होंने इसमें कर दी है, तो अब एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने क्या कहा कि इसकी प्रस्तावना, इस जो प्रयोगशाला थी, इस प्रयोगशाला की स्थापना करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि इस पर, इसमें जो चेतना पर अध्ययन करना, किस पर अध्ययन करना, चेतना पर अध्ययन करना। और चेतना पर अध्ययन किस तरीके से करना, प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करना। अगर इस चेतना पर अध्ययन कर सकते हैं और प्रयोगात्मक रूप से कर सकते हैं, प्रयोगात्मक रूप से अगर इस पर अध्ययन किया जा सकता है, तो अगर किसी पर भी, आप जानते हैं कि विज्ञान जिसको आप देख सकते हैं मूर्त रूप से और जिस पर प्रयोग कर सकते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। तो यहां से एक तरीके से यह हुआ कि चेतना जो है वो एक तरीके से मूर्त रूप साबित हो गया, और मूर्त रूप के साथ ही साथ इस पर क्या होने लगे, प्रयोग होने लगे।
तो यहां से 1880 से, क्योंकि 1879 में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई, तो 1880 में मनोविज्ञान अब जो है वो वास्तविक रूप से स्वतंत्र विषय के रूप में प्रदर्शित होने लगा, या स्वतंत्र विषय के रूप में सबसे पहले आया। अभी तक वो स्वतंत्र विषय नहीं था, क्योंकि 16वीं शताब्दी में आपने देखा जब अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान माना तो वो भी सैद्धांतिक रूप से सही नहीं साबित हुआ, क्योंकि वो विज्ञान साबित नहीं हो पाया। इसके बाद जब पोम्पोनोजी ने कहा कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान, तो वो भी व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से साबित नहीं हो पाया, क्योंकि वो भी विज्ञान साबित नहीं हो पाया। लेकिन चेतना के विज्ञान को विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान की शाला के स्थापना के साथ साथ इस पर प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसलिए अब मनोविज्ञान जो है वो कैसा हो गया, व्यवहारात्मक रूप से स्वतंत्र हो गया, और जो दर्शन शास्त्र से एक तरीके से अब स्वतंत्र विषय बन गया। 1880 ईस्वी में ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो गया, और स्वतंत्र रूप इसका मनोविज्ञान का बन गया। ठीक। अब लेकिन क्या हुआ, आगे चल के 19वीं शताब्दी के अंत तक ये इस बात का भी ये खंडन हुआ कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो वो इसलिए माना गया कि देखिए मस्तिष्क जो है, आपने बताया कि चेतना क्या होती है, मन या मस्तिष्क में जो आंतरिक विचार होते हैं उनको चेतना कहते हैं। लेकिन मस्तिष्क में आप एक चीज जानते हैं, आंतरिक विचार भी होते हैं और साथ ही साथ देखिए मस्तिष्क में आंतरिक विचार भी होते हैं और बाह्य विचार भी होते हैं। अब आंतरिक विचारों को तो आप पढ़ ही चुके हैं, क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं, और बाह्य विचार को क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। जैसे आपने कोई, मैंने अब शुरुआत में बताया था, आपने जैसे कोई वस्तु घोड़ा देखा या हाथी देखी, तो हाथी देखा, तो घोड़ा या हाथी देखने के बाद आप उसका रंग रूप देखते हैं। तो रंग रूप देखने के बाद, आकार देखने के बाद आप अपने मन में जो आपके सर्वप्रथम जो ज्ञान संज्ञान में आता है, उस सर्वप्रथम ज्ञान को क्या कहते हैं, आंतरिक रूप के विचारों को वो चेतना कहलाता है। लेकिन जो उसका बाह्य आप जब प्रदर्शन करते हैं, उसके बारे में आप मान लीजिए देखा आपने, शेर देखा, आप शेर देखने के बाद आपने देखा ये भयानक है, ये डर जो पैदा हुआ, भागने की कोशिश करोगे, उछल कूद करोगे, या देखने के बाद आप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करोगे, तो वो सब आपका व्यवहार कहलाता है। तो इस चेतना के मनोविज्ञान में एक ही पक्ष केवल उसी के बारे में बात करी गई है, आंतरिक विचार के रूप में या आंतरिक रूप में मस्तिष्क के। इसीलिए इसको जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक सर्वमान्य नहीं माना गया, और ये कहा गया कि इसमें मस्तिष्क का केवल एक ही पक्ष प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा पक्ष जो है वो एक तरीके से गौण रहता है और यही प्राथमिक रहता है। तो इसलिए अब आगे चल के कुछ और मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान नहीं, आप उसको किसका विज्ञान माना है। उन्होंने कहा है कि वो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, जिसे आज तक और अभी तक व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। इसको मानने वाले या बताने वाले जो इसके मुख्य रूप से प्रवर्तक हैं वो है कौन, वॉटसन, जेबी वॉटसन है। और ये कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, जेबी वॉटसन। और इनके प्रमुख सहयोगी जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, एक तो है बीएफ स्किनर, इसके बाद एक है आपके सीएल हल, इसके बाद एक है आपके विलियम वुडवर्थ। इन सब के नाम आपको आगे मिलेंगे कि ये किस किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। विलियम वुडवर्थ, इसके बाद एक और है आपके विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंध रखते हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत से, विलियम मैकडूगल। तो आपके एक बात करिए कि इसमें इसके प्रवर्तक कौन है, व्यवहार के विज्ञान के वाटसन, बीएफ स्किनर, सीएल हल, विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल। इन्होंने क्या कहा, वही बात जो मैं बताने जा रहा था कि सबसे पहले मस्तिष्क जो था, ये जो मस्तिष्क का है, इस मस्तिष्क के दो भाग हो गए। एक तो आंतरिक रूप हो गया, एक तो इसका आंतरिक रूप हो गया जिसको क्या कहने लगे हम लोग, चेतना, और एक इसका बाह्य रूप हो गया, उसको क्या कहते हैं, व्यवहार। क्या कहते हैं,
व्यवहार। ठीक, तो इन्होंने ये कहा जैसे आपकी कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे व्यवहार में क्या आएगा, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। तो व्यवहार की अगर परिभाषा आपसे पूछे कि व्यवहार क्या होता है, तो आप कह सकते हो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। मानसिक स्थिति के बाह्य रूप को आप क्या कहेंगे, व्यवहार कहेंगे। अब एक बात आती है, तो देखिए कौन कौन सी बात, जैसे शारीरिक गतिविधियां, जैसे शारीरिक गतिविधियां, तो शारीरिक गतिविधियों में आपका चलना दौड़ना है ना, चलना हुआ, दौड़ना हुआ, है ना, ये सब शारीरिक गतिविधियां हुई। और उसके बाद आपकी मानसिक गतिविधियां, तो मानसिक गतिविधियां आपका वही जो आपकी भावना है ना, चेतना हुई या आपका एहसास हुआ, ये सब जो है इन दोनों के मिश्रित रूप को ही व्यवहार कहते हैं। इन दोनों के शारीरिक गतिविधि और मानसिक गतिविधि के मिश्रित रूप को ही क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। तो इसलिए व्यवहार का विज्ञान जो है वो ज्यादा मनोविज्ञान को जस्टिफाई करता है, प्रमाणित करता है, पुष्टित करता है। और आपने देखा भी होगा कि पहले क्या होता था, पहले के समय में लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब आप देख रहे हो वर्तमान की परिस्थिति क्या है कि पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि वर्तमान में कि खेल के प्रति रुझान है, हर खेल की स्पर्धा हो रही है। अब लोग अपने बच्चों को खेलों के प्रति रुझान दे रहे हैं। खेलों की में भी कई कई चीजें होती चली जा रही हैं। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में नए नए स्पर्धा आ रहे हैं, आईपीएल हो रहा है या कोई टूर्नामेंट हो रहे हैं। फुटबॉल है, पहले लोग क्रिकेट के अलावा भी नहीं जानते थे, अब खेल में आप देखो फुटबॉल के बारे में जानते हैं, कबड्डी के बारे में जानते हैं, बैडमिंटन के बारे में जानते हैं, है ना, लॉन टेनिस के बारे में जानते हैं, शतरंज के बारे में जानते हैं। इन सबके भी खिलाड़ियों के बारे में जानने लगे। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे रुझान पैदा होने लगा। तो क्योंकि खेल से भी रुपया मिलने लगा, अब लोग खेल को भी कैरियर मानने लगे। पहले केवल पढ़ाई ही कैरियर थी, लेकिन अब खेल भी कैरियर है। तो इसलिए अब जो है, और खेल व्यवहार का एक हिस्सा है, आपका पुष्ट करता है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी आपको पुष्टित करता है। तो इसलिए क्या है, व्यवहार में आप उस व्यवहार में मानसिक रूप भी आता है और आपका शारीरिक रूप भी इन्वॉल्व करता है। तो अब एक बात आपको बात करने यहां पर एक क्वेश्चन ये आया कि सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे। तो सर्वप्रथम देखिए व्यवहार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम जो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया वो पता है किसने किया आपको? तो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने। किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। और 1908 ईस्वी में इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। और ये 68500 में क्वेश्चन आया था कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है। तो वो पुस्तक है इनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। दूसरी चीज अगर आ जाए कि व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है या व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक किन्हें माना जाता है, तो वो कौन है? वो है आपके वॉटसन। वो आपके कौन है? जेबी वॉटसन। ठीक है। और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। अब आप जानते हैं, देखिए वर्तमान में व्यवहार में आप किस किस का व्यवहार आप जानने की कोशिश करते हैं। तो व्यवहार में आप जानते हैं, एक तो मानव का व्यवहार मनोविज्ञान में, इसके बाद पशु का व्यवहार और इसके बाद किसका व्यवहार? पक्षी का व्यवहार। इन तीनों के ही व्यवहार का अध्ययन इस मनोविज्ञान में किया जाता है। तो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम कौन सा विज्ञान माना है? आत्मा का मनोविज्ञान माना है। किसने माना है? अरस्तू ने माना है। फिर माना गया है इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान, वो किसने माना है? पोम्पोनोजी ने माना है। फिर चेतना का विज्ञान माना गया, वो किसने माना है? विलियम वुंड ने माना है। और उसके बाद जो लास्ट में माना गया वो किसने माना है? व्यवहार का विज्ञान, वो किसने माना है? आपके जेबी वॉटसन ने। अब एक परिभाषा और लास्ट में आती है
जो कि विलियम वुडवर्थ ने दी है। वो विलियम वुडवर्थ ने देखिए क्या कहा है, वो इन्होंने इन चारों विज्ञान को समाहित करते हुए बताया है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम, ये इनकी परिभाषा एक बार आई है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम अपनी आत्मा का, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी क्या खोई, किसका त्याग किया? अपनी आत्मा का, सॉरी यहां पर रह गया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, बाद में क्या खोई? चेतना खो दी, और फिर व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। तो देखिए चारों मनोविज्ञान आ गए। देखो याद कैसे कर पाओगे? सबसे पहले मन में क्या आती है? शरीर में क्या आती है? आत्मा आती है। फिर जब आत्मा आ जाती है तो शरीर कैसे काम करने लगता है? भाई मन एकदम भागने लगता है, जैसी आत्मा आ जाएगी तो जान आ जाएगी, तो मन भागने लगेगा, और मन भागने का मतलब आप में चेतना आएगी, और चेतना आएगी तो आप क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। ठीक है, क्लियर बात हो गई। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रथम मनोविज्ञान शाला 1879 में विलियम बुंट ने स्थापित की। कहाँ की? लिचपिंग शहर में स्थापित की। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से आपको मनोविज्ञान की पूरी सीरीज मिलती रहेंगी। आप वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसके बारे में जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत।